सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खैर ब्रेक के बाद नहीं, चलो भाई। सो लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन के कर्व्स नहीं किए थे, शेड्यूल हमने कर लिया था। ठीक है, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एपीसी, एमपीसी, इसके शेड्यूल हमारा लास्ट पॉइंट था। अब जरा हम थोड़े ग्राफ्स पे डिस्कशन कर लेंगे, किस तरीके से हम कर्व्स बनाएंगे। ठीक है, कंजम्पशन के कर्व हो, इनकम की कहानी हो, जो भी हो। ठीक है, चलिए एक शेड्यूल लिखिएगा, उस शेड्यूल की बेसिस पे आप एक कर्व बनाएंगे इनकम। चलो भाई, कंजम्पशन इनकम हो जाएगा 0, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, कंजम्पशन की बात कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, ये हमारा हो गया कंजम्पशन। इसके बेसिस पे हम सेविंग्स फाइंड कर लेंगे। सेविंग्स ऑलरेडी आप फाइंड कर सकते हैं। यहां पे हो जाएगा आपका -10, तो हो जाएगा आपका -10। यहां पे आपको क्या हो जाएगा, स्टिल -10। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, -10, -10, -10 और -10। ये हो गया आपका सेविंग्स। इसी के रेफरेंस में आप देख लीजिए इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ये। 10 हम कॉमन वैल्यू लेके चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में वैल्यूज क्या होती हैं, 10 होती है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको बनाना है कर्व। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे आप रखेंगे इनकम और वाई एक्सिस पे आप रखेंगे कंजम्पशन और आप रखेंगे इन्वेस्टमेंट। क्लियर क्या? जल्दी जल्दी ग्राफ बनाइए, आपको कुछ देर का वक्त है, फिर मैं फ्री हैंड बनाऊंगा। उम्मीद है आप बना लेंगे। इस इनकम को हम एग्रीगेट सप्लाई भी कह सकते हैं, आपको पता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज बता रखी है। ठीक है, हाँ जी, बनाइए जरा, आपके पास टाइम है। हो गया? जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी। इनकम की वैल्यू 50 तक ही जाएगी और वाई एक्सिस पे आपकी वैल्यू मैक्सिमम आप 60 तक ले लीजिए। सेविंग्स नहीं बनाना, ध्यान रख लीजिएगा, आपको सिंपली इन्वेस्टमेंट, आपको कंजम्पशन और आपको इनकम कर्व बनाना है। ठीक है, इनकम कर्व आपको याद होगा, आप कैसे बनाएंगे, जल्दी फ्री हैंड बनाइए। इनकम, हाँ जी, बन गया? चलिए देखिए जरा, मैं फ्री हैंड बना रहा हूं। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान से आप समझिए। सबसे पहले तो आपका इनकम हो जाएगा ये, जो कि 45 डिग्री पे होगा। ठीक है, आपके कंजम्पशन की शुरुआत, कंजम्पशन कर्व की शुरुआत ओरिजिन से नहीं होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और वो होगी आपके ओरिजिन के ऊपर से, मान लेते हैं यहां से। ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये यहां पे ले जाके इसको कट कर देता है। आपके ग्राफ में ये इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा होगा, याद रख लीजिएगा, आपके ग्राफ में
ये इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आपने ग्राफ इस डेटा के अकॉर्डिंग बनाया है। उस डेटा में आगे जाके जब तक y और c इक्वल ना हो जाते तब तक वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपका इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, वो गलत नहीं है, वो सही है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको यहां पे फ्री हैंड ग्राफ बना के दिखा रहा हूं। क्लियर क्या? तो ये हो गया आपका कंजम्पशन कर्व। क्या हो गया? कंजम्पशन कर्व। इसी के रेफरेंस में आपका इन्वेस्टमेंट भी जाएगा। ठीक है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस है। ठीक है, और जहां से मैंने कंजम्पशन शुरू किया वही वैल्यू आपकी होगी यहां पे 10। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से लेके यहां तक का जो पूरा का पूरा एरिया होगा वो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन दिखा रहा होगा। सिंपल सी बात। ठीक है, और यहीं से एक पैरेलल लाइन आपका जाएगा, वो होगा आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कर्व दोनों एक जगह से शुरू ना हो कोई दिक्कत नहीं। बहुत जगह आप देखोगे कि कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट से और ऊपर है। व्हाट इफ अगर मैं कंजम्पशन क्या पे 20 कर देता तो कंजम्पशन कर्व कहां से शुरू होता है? यहां से शुरू होता। इनकम नीचे, सॉरी इनकम तो ऐसे ही, इन्वेस्टमेंट नीचे हो जाता। ठीक है, तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम है, इसीलिए ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर वैल्यू अलग भी होती तो कुछ गलत नहीं होता। कंजम्पशन उसके ऊपर होता, इन्वेस्टमेंट उसके नीचे होता, और क्या। जैसे एक छोटा सा सैंपल मैं आपको बता दूं, यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता, यहां पे आपका कंजम्पशन हो जाता। ये आपका कंजम्पशन, ये आपका इन्वेस्टमेंट, सिंपल सी बात। और यहां से आपका ये इनकम हो जाता लगभग। और आपने जो बनाया होगा, जो ग्राफ बनाया होगा, वो कुछ ऐसा होगा। कंजम्पशन यहां से नहीं शुरू हुआ होगा, यहां से। ठीक है, आगे जाके आपका जो गैप होगा दोनों में लगभग सेम होगा, पैरेलल दिख रहा होगा आपका कंजम्पशन कर्व और इनकम कर्व दिख रहा होगा, राइट। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस क्या है? सेविंग्स, और सेविंग्स क्या है? सेम। ठीक है, तो यही ग्राफ आपके सामने दिख रहा होगा। तो ये आपका ग्राफ होगा, ये मैंने बताया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, शुरुआत में आप देखोगे, शुरुआत में ये होता है। ठीक है, शुरुआत में आपका कंजम्पशन ज्यादा होगा, इनकम कम होगा, और ये जो एरिया होगा वो आपके डिसेविंग्स का होगा। आगे बढ़ते बढ़ते कमाते 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 किसी न किसी पॉइंट पे आपका कंजम्पशन और इनकम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। वही पॉइंट आपका क्या बन जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट। और यहीं पे आपका इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंजम्पशन। एंड आफ्टर इंटरसेक्शन इनकम क्या हो जाएगा? ज्यादा, और कंजम्पशन क्या हो जाएगा? कम। सिंपल सी बात। क्लियर क्या? अब जो सुन लीजिएगा, यहीं पे अगर आपका कंजम्पशन स्ट्रेट लाइन है, अगर आपका कंजम्पशन स्ट्रेट लाइन है, तो आपको पता है कि कंजम्पशन का स्लोप कोई बताता है। हमने इसे पहले वाले क्लास में कवर किया है। और कंजम्पशन का जो स्लोप है वो कौन बताता है? MPC, ये वाली चीज। चेंज वाला फंडा। तो आपके कंजम्पशन कर्व का स्लोप जो बताएगा वो कौन बताएगा? MPC। और MPC का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। ये दिख रहा है? यहां दिख रहा है? चल, पक्का ना? ओके, थैंक यू। तो क्या है, मेरे को यही पॉइंट बतानी थी आपको। मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूं, ब्रश अप कर देता हूं। इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, हमने बनाया कर्व। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्योंकि ऑटोनोमस है। कंजम्पशन कर्व कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जीरो लेवल पे भी सर्टेन कंजम्पशन होगा, मिनिमम कंजम्पशन होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा, वो हमेशा ओरिजिन से ऊपर स्टार्ट होगा, व्हिच मींस कंजम्पशन हमेशा हमेशा वाई एक्सिस से ही शुरू होगा। ठीक है, शुरुआत में कंजम्पशन कर्व इनकम कर्व के ऊपर रहेगा, आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्शन के बाद इनकम ज्यादा हो जाएगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा, जहां पर इंटरसेक्शन उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाएगा। कंजम्पशन कर्व का जो स्लोप है वो स्लोप आपका डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y से पता चलता है, एंड डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y आपको क्या हो जाता है?
BC हो जाता है। यही इसकी कहानी है और कुछ नहीं। तो चलिए, उम्मीद है आपको एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। मुझे इसमें और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं लगती। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और उस टॉपिक का नाम है सेविंग्स फंक्शन। क्या है? सेविंग फंक्शन। लिखिएगा अपना टॉपिक, सेविंग फंक्शन। याद रख लीजिएगा, सेविंग फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन कहीं बेसिस पे है, तो कंजम्पशन फंक्शन के पॉइंटर्स को अपने दिमाग में चलाइएगा ताकि हम सेविंग फंक्शन को अच्छे से समझ पाए। देख, क्या है भाई सेविंग फंक्शन? shows functional relationship between savings and income। ठीक है, ये एक छोटी सी बात जो कि आपको समझनी है, इसमें ज्यादा आपको कुछ समझना नहीं है कि सेविंग्स और इनकम के बीच का जो रिश्ता होता है वो रिश्ता आपको कौन बताता है? सेविंग फंक्शन बताता है, और कुछ नहीं इसमें। जिस तरीके से कंजम्पशन फंक्शन का एक इक्वेशन था, सेविंग्स फंक्शन का भी एक इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन उस इक्वेशन को समझने के लिए आप पुराने शेड्यूल्स को थोड़ा सा समझिएगा, फ्लैशबैक में जाइएगा अपने दिमाग में। ठीक है, और जो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, फॉर्मूला कहें आप इक्वेशन कहें जो कहें, y इज इक्वल टू c प्लस एस। y इज इक्वल टू c प्लस एस, ये वाला फंडा समझिएगा, क्योंकि इससे रेलेवेंट एक दो पॉइंट और हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, y इज इक्वल टू c प्लस एस, तो s इज इक्वल टू y माइनस c, तो c इज इक्वल टू y माइनस एस। ये एक छोटी सी कहानी है। सेविंग फंक्शन का इक्वेशन कुछ इस तरीके से, दैट s इज इक्वल टू माइनस c बार प्लस 1 माइनस b इंटू वाई। अब देखिए, थोड़ा सा जान पहचान बढ़ाते हैं इन लोगों से। भाई पता है, पुरानी जान पहचान, ठीक है, सेविंग्स जो बचाते, कमाया खाया, जो बचा वो बचाया, वो सेविंग्स, सिंपल एज दैट। ठीक है, आप सेविंग्स को फॉर्मली कैसे डिफाइन करोगे? ऐसे तो नहीं करोगे ना। एग्जाम में आया डिफाइन सेविंग्स, तो आप लिखोगे जो कमाया, जो खाया, जो बचाया उससे। आप ऐसे नहीं लिखोगे, यू नीड अ प्रॉपर टर्म और सेंटेंस। ठीक है, सेविंग इज व्हाट? अनडिस्पोज्ड पार्ट ऑफ इनकम। सिंपल, हमारे इनकम का वो हिस्सा जिसको डिस्पोज नहीं किया गया। सिंपल, क्लियर? ये हो गई हमारी सेविंग्स की कहानी। भाई इनकम के बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम इनकम को पहचानते नहीं, हम इनकम को पहचानते। ये साहब थोड़े से पहचाने लग रहे हैं, लेकिन स्टिल अनजाने लग रहे हैं। ठीक है, कैसे पहचाने लग रहे हैं और कैसे अनजाने लग रहे हैं? अगर मैं ये छुपा लूं तो हाँ जी ये अपने हैं, पराये नहीं है। ठीक है, जान पहचान है इससे। और ये क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। लेकिन जब यहां से मैं इसको हटा देता हूं तो ये कुछ अलग अलग नजर आते हैं। ये कोई अलग अलग नहीं है, इनको हमने देखा था लेकिन ऑब्जर्व नहीं किया था, मार्क नहीं किया था। क्या थे देखिएगा, इनकम जब मेरी जीरो होती है, इनकम जब मेरी जीरो होती है और कंजम्पशन जब मेरा कुछ होता है और मान लेते हैं 10 होता है, तो उस लेवल पे
ये वाला कंजम्पशन को ही ऑटोनोमस कंजम्पशन कहा जाता है, और जब हम सेविंग्स को देखते हैं तो एग्जैक्ट यही वैल्यू यहां पे नेगेटिव फॉर्म में होती है। तो अगर मैं लिखता हूं 10 को सी बार, तो यहां पे मैं -10 को -c बार लिख दूं तो कुछ गलत करता हूं क्या? ये क्या है सर, इसका नाम तो बता दीजिए। सेविंग्स एट 0 लेवल ऑफ इनकम। सेविंग्स एट 0 लेवल ऑफ इनकम, और सेविंग्स एट 0 लेवल ऑफ इनकम is equal to consumption at 0 level of income, because the reason behind that 0 level of the reason behind the consumption at 0 level of income is this savings. मैंने कहा ना पॉकेट में कुछ नहीं लेकिन फिर भी खा रहे हैं। कहां से खा रहे हैं? पुराना सेविंग्स निकाल के। तो जो जीरो पे जो हम खाएंगे वही वैल्यू नेगेटिव में सेविंग्स को क्या करेगी? रिप्रेजेंट कर। यही चीज आपका यहां पे -c बार है, इसमें और कुछ चीज नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आंख बंद करके जब ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया रहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्वेश्चन के आंसर में कि भाई जब ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू है तो सेविंग को फाइंड करने के लिए मुझे यही वैल्यू नेगेटिव में डाल देनी है। बहुत लोग कहते हैं नहीं सर फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करोगे यार? फाइंड करोगे ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अज्यूम्ड है और वो होगी इक्वल वैल्यू, क्योंकि उसका वैलिड रीजन कीन्स ने दिया है क्या? दिस सेविंग। दैट्स इट। क्लियर क्या? तो चलिए, उम्मीद है इनसे भी अब आपका रिश्ता बन चुका होगा। क्लियर? अब एक और एक्स्ट्रा लोग आ गए भाई, जरा इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। कौन है वो? आपने बी को पहचाना होगा, आपने बी को पहचाना होगा। कंजम्पशन फंक्शन में मैंने बताया था MPC। तो अगर मैं बी को MPC लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा ना 1 - MPC, और ये क्या बन जाएगा? ये बन गया नया। इसी को मैंने बस लिख दिया बदल के। अब जरा सुनना, इस 1 - MPC को हम कहते हैं 1 - MPC नहीं, MPS। क्या कहते हैं? 1 - MPC को हम यहां पे क्या कहते हैं? MPS। तो आप इसको बोलोगे, तीनों तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, दैट S is equal to -C bar plus 1 - B into Y, या फिर S is equal to -C bar plus 1 - MPC into Y, या फिर S is equal to -C bar plus MPS into Y। तो सर इसमें किसी भी तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करें, समझना तो मुझे एक ही चीज है ना, MPS, क्योंकि ये भी MPS को ही रिप्रेजेंट कर रहा है 1 - B। 1 - MPC भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? MPS को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये MPS है कौन? फिर वही बात हम करेंगे। इसको जानने के लिए हम इसकी पूरी कहानी पहले जाननी पड़ेगी कि कहां पे है, कैसे है और किस तरीके से। तो चलिए जरा समझते हैं ये MPS कहां से आया है और इनके आसपास कौन लोग मौजूद होते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं। हमने टॉपिक ऑलरेडी पहले वाले सेशन में कवर करा है और उस टॉपिक का नाम था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या है भाई? प्रोपेंसिटी टू सेव।
अब सवाल है ये प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है। ठीक है, देखो जहां तक प्रोपेंसिटी टू सेव की बात आती है तो याद रख लीजिएगा ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के रेफरेंस में ही काम करता है क्या? मैंने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में आपको डिफाइन किया था कि ये प्रोपेंसिटी का रिश्ता है परसेंटेज से, और ये परसेंटेज की कहानी लेके चलेगा। ठीक है, कि हमारे इनकम का कितना परसेंटेज हमारे कंजम्पशन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एक वो तरीका है डिफाइन करने का। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूं। ठीक है, उस तरीके से आप प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को भी डिफाइन कर सकते हो, प्रोपेंसिटी टू सेव को भी डिफाइन कर सकते हो। पहले तरीके से दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। पहले तरीके मैंने आपको बताया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के रेफरेंस में दैट परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन, सॉरी परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन। आप इसको भी कह सकते हो परसेंटेज ऑफ इनकम यूज फॉर सेविंग, यूज फॉर सेव। दूसरा तरीका सुनिएगा, propensity to save represents the ratio between savings and income। रेशियो फिर वही बात हो गई, वही तो कहानी हो गई ना। आखिर आप इसको भी उसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वही जब आप प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करोगे उसमें भी यही कहानी है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शोज द रेशियो बिटवीन इनकम और सेविंग, सॉरी इनकम और कंजम्पशन। इनकम और कंजम्पशन का क्या रेशियो है, इसको रिप्रेजेंट कौन करता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इनकम और सेविंग का जो रेशियो है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? प्रोपेंसिटी टू सेव। तो आप रेशियो टर्म का यूज कर लीजिए या फिर आप परसेंटेज टर्म का यूज कर लीजिए डिफाइन करने में, इट्स टोटली अप टू यू। ये दोनों तरीके आपके लिए मान्य होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे। सीबीएसई इन दोनों पॉइंट को लेके चलता है, किसी एक पॉइंट को लेके नहीं चलता। ठीक है, अब वो कहता है कि नहीं रेशियो ही लिखो, परसेंटेज मत लिखो, तो एक उसका अपना सेंस ऑफ नॉलेज है। बट अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो ये दोनों पॉइंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जब देखोगे तो अपने अपने तरीके और अपने अपने अप्रोच होते हैं, बस सेंस नहीं बदलना चाहिए, कॉन्सेप्ट नहीं बदलना चाहिए। तो आप जिस तरीके से डिफाइन करें इट्स अप टू यू। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक अलग तरीके से डिफाइन करके बताया जो कि जनरली आपकी किताबों में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोपेंसिटी टू सेव दो हिस्सों में आता है, जिस तरीके से प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो हिस्सों में आता था। ठीक है, तो उसका जो पहला हिस्सा है वो है एपीएस, वहां एपीसी था। दूसरा हिस्सा है इसका एमपीएस, वहां पे एमपीसी था। हम उसको कहते थे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इसको कहेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। हम उसको कहते थे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंजम्पशन में, इसको कहेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव सेविंग। अंतर वही वर्ड का है। ये भैया एवरेज है, मार्जिनल, तो ये लेके क्या चलता है, कौन सा वर्ड? टोटल। और ये क्या लेके चलता है? चेंज। मार्जिनल वन एक्स्ट्रा, याद होगा मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये रिप्रेजेंट करता है चेंज। ठीक है, तो कैसा टोटल, कैसा चेंज? भाई देखो, जो आप एपीसी को डिफाइन करते थे बस कंजम्पशन हटा के सेविंग्स लगाते जाओ, एपीएस को डिफाइन करते जाओ। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ इनकम विच इज यूज फॉर द सेविंग। और द टोटल इनकम में से हमारा कितना हिस्सा कंजम्पशन पे जा रहा है उसी को यहां पे रिप्रेजेंट एपीएस के थ्रू किया जाता है। जैसे साथ में ही हम दोनों कॉन्सेप्ट को समझते चले, क्योंकि एक रिवाइज होते चले जाएगा और एक समझते चले जाएंगे। मेरा इनकम मान लेते हैं 10। कितना मेरा इनकम? 10 टोटल इनकम। ठीक है, मेरा टोटल कंजम्पशन 5। कितना हो गया? 5। तो यहां पे एपीसी इज इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन इनकम, सो सी अपॉन वाई देन 5 अपॉन 10। तो 5 अपॉन 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे? 0.5। कितनी भाई? 0.5, विच मीन्स व्हाट? मेरे इनकम का 50% हिस्सा, कितना? 50% हिस्सा हम कंजम्पशन में लेके जा रहे हैं।
चलो भाई, अब मैं यहां पे सेविंग्स फाइंड कर लेता हूं। सेविंग्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बताया था that y is equal to c plus s, then s is equal to s is equal to y minus c. तो s is equal to y minus c, 10 minus 5 is equal to 5. APS का फॉर्मूला होता है s अपॉन y। क्या होता है? s अपॉन y। चलो भाई, तो मेरा s का वैल्यू सर 5, y का वैल्यू 10, तो 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.5 मेरा निकल गया APS। सिंपल। तो ये क्या है 0.5? ये है कि मेरे टोटल इनकम में से 50% हिस्सा मैं क्या कर रहा हूं? बचा रहा हूं, सेव कर रहा हूं। दैट्स इट। यही है आपका APS। उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट MPS, वही चेंज वाली कहानी। MPS represents change in saving due to change in income. इनकम में बदलाव के कारण, इनकम में बदलने के कारण मेरे सेविंग में कितना बदलाव आया, मेरे सेविंग्स में कितने चेंज आए, इसी को रिप्रेजेंट कौन करता है? तो इसी को रिप्रेजेंट करता है मेरा MPS। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। भाई मेरा इनकम था 100, ठीक है, मेरा सेविंग था 50, फिर मेरा इनकम हो गया 200। कितना हो गया मेरा इनकम? 200 हो गया, ठीक है। और अब जो मेरा सेविंग हो गया वो हो गया 100, ठीक है। ये सब टोटल है, ठीक है। हमें चेंज निकालना पड़ेगा। इनकम में कितना चेंज हुआ? तो इनकम में से चेंज हुआ 100। कितना बड़ा इनकम? 100 बढ़ गया, ठीक है, घट भी सकता है। सेविंग से मेरा कितना चेंज हुआ? तो सेविंग में पॉजिटिव चेंज हुआ है, और वो पॉजिटिव कितना चेंज हुआ है? 50। क्या है? 50। क्लियर? MPS का फॉर्मूला क्या? MPS का फॉर्मूला है डेल्टा सी, सॉरी डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। देखो भाई, आप लोग खुद से फॉर्मूला बना रहे हो, अच्छी बात है, और सही बना रहे हो। चलो, तो MPS इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। भैया डेल्टा S अपन को कितना पता चलता है? 50, और डेल्टा Y कितना मिलता है अपन को? 100, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी? 50 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.5, विच मीन्स मेरा जितना भी इनकम बदला, उस बदले हुए इनकम का 50% मैंने बचा लिया। यही क्या है आपका? MPS, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये एक बेसिक सा फंडा। क्लियर? क्या? तो ये वही MPS है। क्या है? ये वही MPS है जो कि हमें वहां पे लिखना था। मैं यहां पे आपको बता दूं, फिर से लिख के, देखिए, सेविंग फंक्शन में पढ़ रहे थे, S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, और इसी को यहां पे कहा जा रहा है MPS। सर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा क्या MPS को ऐसे? अगर डायरेक्टली ही लिखना होता तो डायरेक्टली लिख देता। फिर ये 1 माइनस क्यू लगा दिया, क्यू वाई, कुछ तो रीजन होगा भैया। रीजन तो है, और सॉलिड रीजन, ठीक है। और रीजन क्या कहो, अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। क्या है? अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट 2 पॉइंट में यहां पे लिख रहा हूं, और उन दोनों पॉइंट को प्रूव किया जाएगा कि ये चीज होती कैसे है, और वो है APC प्लस APS is equal to 1. MPC plus MPS is equal to 1. ये दो चीजें हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात है, या फॉर्मूला जो कहो या इक्वेशन, ठीक है, कि जब हम APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1, और जब हम
एमपीसी और एमपीएस को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1 1 ही मिलेगा, 1 से ना ज्यादा 1 से ना कम। बट ये कैसे होता है, ये कैसे, इस कैसे का जवाब देने के लिए हमें पूरा का पूरा एक अप्रोच समझना होगा। उस अप्रोच को जरा समझिएगा। पहले ये देख लेते हैं एक थोड़ा ध्यान से, इस वाले को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एमपीसी और एमपीएस वाले को। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, क्लियर? तो एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस लिखा जा सकता है, वी कैन राइट, ठीक है। ठीक उसी तरीके से एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी भी लिखा जा सकता है, और इसीलिए हम यहां पे 1 माइनस बी लिखते हैं, विच मीन्स इस 1 माइनस बी 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस के पीछे जो रीजन है वो रीजन कौन है, वो रीजन है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ये रीजन आप देंगे, लेकिन रीजन के पीछे की भी तो कहानी जानना जरूरी है कि सर ये होता कैसा। ठीक है, आपने तो बता दिया कि ये एक बेसिक सा पॉइंट या कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन है, फॉर्मूला है, इसके कारण इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन ये होता कैसे आप उसे समझिएगा जरा। इसको जिसको ये लिखना है लिख लीजिए, मैं रब करने जा रहा हूं। चलो देखना जरा, एक तरफ एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 को हम क्लियर करेंगे, और एक तरफ एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। उससे पहले छोटी छोटी कुछ बातें समझ लीजिएगा। देखो भैया, ये इनकम है मेरा, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था, या तो खाएंगे या तो बचाएंगे। तो अगर ये 1 है तो या तो ये पूरा का पूरा 1 हो जाए और ये 0 हो जाए। जनरली ये पॉसिबल नहीं है कि ये 0 हो जाए और ये 1 हो जाए, याद है ना, कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। सो इट्स पॉसिबल, बट सॉरी सर, इट्स नॉट पॉसिबल whether conceptually or practically, but this is possible, this is also possible, this is also possible। यही सोच इन दोनों में लगाई गई, क्योंकि अल्टीमेटली है तो कंजम्पशन और सेविंग ही ना, अल्टीमेटली है कंजम्पशन और सेविंग ही ना। मार्जिनल हो, एवरेज हो, क्या हो, बदला हो, चेंज हो या टोटल हो, तो क्या हो, अल्टीमेटली एक ही चीज तो दो हिस्सों में बट रही है, और क्या बट रही है, और तो कुछ बट नहीं रही, ठीक है। तो ये बेसिक सी कहानी आपको यहां पे समझाई जा रही है, जरा समझिए। उम्मीद है फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। देखते हैं एपीसी को, किसको, एपीसी को हम आराम से लिख सकते हैं C अपॉन वाई, ठीक है। तो चलो भाई C अपॉन वाई प्लस एपीएस S अपॉन वाई, ठीक है सर। अब जब हम इसको जोड़ देते हैं तो कॉमन नीचे हो जाएगा y, ऊपर क्या हो जाएगा C प्लस S, C प्लस S। सुना है कहीं, देखा भी है, थोड़ी देर पहले देखा है। इस साइड खाना और बचाना दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा कमाना, which means C plus S is equal to Y
अपॉन वाई, दोनों को कट कर देंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ये बेसिक सा एक्सरसाइज, यही है इसकी कहानी। इसीलिए आप अब इसे लिख सकते हो, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। रीजन मैंने आपको बता दिया, अप्रोच बता दिया, और कुछ और 2 पॉइंट लिख लो। एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस, और एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। ये वही कहानी है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, सी इज इक्वल टू वाई माइनस एस, एंड एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी। उम्मीद है ये पूरा का पूरा अप्रोच आपको क्लियर हो चुका होगा, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट, अब इस अप्रोच की बात कर लेते हैं। फिर से वही बात, एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है, इक्वल टू 1। अब यहां पे कॉमन लेंगे, नीचे कॉमन क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई, ऊपर क्या होगा, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। अब भाई सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई, तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा वाई। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, दोनों को भैया काट दो, आ जाएगा 1, हो गया। यही थी एक छोटी सी कहानी। फिर अब जो रिमेनिंग फॉर्मूला था उसको आप अप्लाई कर दीजिए, वो है आपका क्या, एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस, एंड एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। तो अब आपको दिख गया होगा कि 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। क्यों होता है, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। अब मैं इसको कर देता हूं रफ। चलिए, अब यहां तक तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम थोड़े से ग्राफ की बात कर लेते। किसकी बात कर लेते, ग्राफ्स की बात कर लेते। ध्यान से देखिएगा, देखो भाई, इनकम बनाइएगा ग्राफ, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस तैयार कर लीजिएगा। एक तरफ मेरा इनकम, एक तरफ मेरा कंजम्पशन, या एक तरफ मेरा इनकम, एक तरफ मेरा कंजम्पशन, और एक तरफ मेरा सेविंग। क्या हो जाएगा, मेरा सेविंग। चलो, इनकम हो गया 0, लिखते जाइएगा, बनाते जाइएगा, हाथ मत रोकिए। इनकम हो गया भैया मेरा 0, कंजम्पशन मान लेते हैं 10, ठीक है, 10 नहीं मानते, 5 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, -5, सॉरी माइनस तो जाएगा ही ना, 5 जाएगा, ठीक है। सेविंग्स यहां पे क्या हो जाएगा, -5, ठीक है सर, -5। एक बार और चेंज कर देता हूं, सॉरी, ठीक है, वैल्यू थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। कंजम्पशन यहां पे आपका हो जाता है 15, हो जाता है 15, ठीक है। सेविंग्स यहां पे हो जाएगा आपका -15, क्लियर। अब देखो, कंजम्पशन मान लेते कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। मैं अपने इनकम को बढ़ा देता हूं कितने से, 5 से। कितने से बढ़ा देता हूं, 5 से। तो अब जो मेरा सेविंग हो कितना हो जाएगा, सेम -15। अगर मैं अपने इनकम को यहां पे 10 कर दूं तो कितना हो जाएगा, -10, क्लियर। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। मान लेते हैं मैं अपनी इनकम को
फिर 10 से बढ़ा लेता हूं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका कंजम्पशन भी बदलेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका सेविंग्स भी बदलेगा। लेकिन मैं इसको एक तरीके से बढ़ाता हूं कि आपका जो सेविंग की वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू पे आएगी, मतलब कांस्टेंट चेंज वैल्यू पे आएगी, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको कुछ तरीके पता चल जाए कि एग्जाम में अगर शेड्यूल बनाने के लिए आया और उसमें ग्राफ बनाने के लिए आया तो आप किस तरीके से बनाओगे। तो अगर आप इमेजिनरी वैल्यू होगे तो कभी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, कभी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो ग्राफ का जो लीनियर ग्राफ है वो लीनियर नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बनाना होगा। तो अगर आप सेविंग्स लेके चलते हो -15 -10, तो अगर आपको यहाँ पे -5 करना है, ठीक है, तो इस पे यहाँ पे आपको उसी अकॉर्डिंग कंजम्पशन की वैल्यू लेनी पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको इनकम की वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलो भाई, मैं कंजम्पशन कितना लेता हूँ, मैं कंजम्पशन लेता हूँ यहाँ पे 25, कितना लेता हूँ 25, ठीक है। और इनकम मैं ले लेता हूँ 20, कितना ले लेता हूँ 20। इसलिए मैंने पहले बताया कि इनकम को 10 से बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तब जाके वैल्यू आपकी सही और सीधी बन जाएगी, ठीक है। एक स्टेप और आगे चल लेते हैं। मान लेते हैं हम अपने इनकम को कर लेते हैं 30, ठीक है, और कंजम्पशन को कर लेते हैं 30, मेरा सेविंग्स क्या हो जाएगा 0। अब आपको दिख रहा होगा कांस्टेंट गैप है, ठीक है, 555 का गैप है। जो ग्राफ आपका आएगा सेविंग्स एकदम स्ट्रेट आ जाएगा, ठीक है। फिर एक स्टेप आगे और चल लेते हैं। मान लेते हैं मैं अपने इनकम को कर लेता हूं 40, क्या कर लेता हूं, इनकम को 40 कर लेता हूं। जो मेरा कंजम्पशन का वैल्यू है मैं उसे कर लेता हूं 35, तो सेविंग्स मेरी पॉजिटिव में आ जाएगी 5, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, इसको कर लेते हैं 50, इसको कर लेते हैं 40। अब मेरे जो सेविंग्स की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10। और एक स्टेप बढ़ाना चाहे तो 60 कर लेते हैं, इसे हम क्या कर लेते हैं 45 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। ध्यान से रखना, ग्राफ अच्छे बन जाएंगे आपके इस पे। चलिए बना ही लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते, इट्स टोटली अप टू यू। नहीं लीजिए, ग्राफ आपको सेविंग्स का समझना है, ठीक है। चलो भाई जल्दी से बनाइएगा। याद रख लीजिएगा, सेविंग्स नेगेटिव वैल्यू में जा रही है तो क्वाड्रेंट 4 ओपन होगा। कौन सा क्वाड्रेंट 4 ओपन होगा, उम्मीद आप क्वाड्रेंट जानते होंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये भी वाई एक्सिस होगा, यहां पे आपका ओरिजिन होगा। इस एक्स एक्सिस पे आप अपने इनकम को रखेंगे, वाई एक्सिस पे आप क्या रखेंगे, वाई एक्सिस पे आप रख लो सेविंग्स रख लो, क्योंकि आपको सेविंग्स कहीं बनाना है। यहाँ पे भी आपको सेविंग्स रख लो, सेविंग्स ही बनाना है आपको, कंजम्पशन नहीं बनाना है, ठीक है। चलो भाई ये कहानी हो गई यहाँ पे। अब देखो सेविंग्स से ग्राफ बनाओ, जल्दी से कर्व बनाओ भाई। स्पेस लेके बनाना, इतने इतने में बनाओगे ना तो इतने इतने नहीं चलता, प्रैक्टिस सही तरीके से करो। हाँ जी हो गया। आप अपने नेगेटिव वाले सेक्शन में गलती मत कीजिएगा। चलिए देखिएगा, उम्मीद है आपका कुछ इस तरीके से ही शेप आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मे बी आप कुछ स्केलिंग में गलत कर रहे होंगे या फिर आप किसी अदर अप्रोच पे गलत कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आया होगा आपका सेविंग, ठीक है। तो अगर ऐसा आया है तो सही है, और अगर ऐसा नहीं आया है तो सॉरी, सही नहीं है सेविंग्स, ठीक है। जिस तरीके से कंजम्पशन कर्व का स्लोप बताता है एमपीसी, उसी तरीके से सेविंग कर्व का स्लोप बताता है एमपीएस, ठीक है। ये डेल्टा एस हो जाएगा, ये डेल्टा वाई हो जाएगा, और इसीलिए हम इन दोनों का जो स्लोप का रेफरेंस है वो हम एमपीएस के रेफरेंस में देते हैं। और एस का
जो कर्व है वो है S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। यही बेसिक सी एक छोटी सी कहानी है जो कि आपके सामने रखी जानी चाहिए थी। मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या हो चुके हैं, ओवर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, ओवर हो चुके हैं। कुछ ग्राफ्स में आपको यहाँ पे फ्री हैंड समझा देता हूं। उन ग्राफ्स को समझाने के बाद आज का सेशन हम क्या कर लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको नोट कर लीजिए, फिर जब वक्त मिलेगा तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सो शैल आई रेज इट? ओके, फाइन। चलिए अब वापस से हम वहीं जाते हैं जहां से हमने शुरुआत किया था। कहते हैं ना, कोई कहीं भी कितना आगे जाए वापस लौटना ही पड़ता, दुनिया गोल है। ठीक है, वापस से हम चलते हैं एडी पे, एग्रीगेट डिमांड पे, जहां से हमने इस सेशन की शुरुआत की। ठीक है, बात थी एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। हमने एडी का तो कर्व बनाया ही नहीं। ठीक है, अब हम यहां पे एडी का कर्व बनाएंगे सारी चीजों को साथ लेते हुए। ठीक है, देखिएगा भाई, मैं एक शेड्यूल दे रहा हूं, क्या रख लीजिएगा, एक शेड्यूल दे रहा हूं। उस शेड्यूल का रेफरेंस आप अपने प्रैक्टिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। वो डेटा आप फाइंड कीजिएगा, मैं फ्री हैंड फिर ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, शेड्यूल कुछ ऐसा है, इनकम में दे रहा हूं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, कंजम्पशन 15 से शुरू करते हैं। 15 हो जाता है आपके कंजम्पशन की वैल्यू। ठीक है, फिर आपका 20 हो जाता है, फिर आपका 25 हो जाता है, फिर 30 हो जाता है, फिर 35 हो जाता है, फिर 40 हो जाता है, 45 हो जाता है, फिर 50 हो जाता है। ये कंजम्पशन की आपकी वैल्यू है। सेविंग्स की वैल्यू -15 होगा, -10 होगा, -5 होगा, 0 होगा, 5 हो जाएगा, फिर आपका, फिर आपकी वैल्यू हो जाएगी 10, फिर हो जाएगी आपकी 15 एंड देन हो जाएगी आपकी 20। ठीक है, आई की वैल्यू अज्यूम टू, क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, हम क्या ले लेते हैं 5। ठीक है, तो 5 5 5 और 5 और 5। नाउ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो सी बोले तो क्या 15 एंड आई यहां पे 5, तो 15 एंड 5 20। ठीक है, 20 एंड 5 25, then 25 and 5 30, 30 and 5 35, then आपका हो जाएगा 40, 45, 50, 55। आपने निकाल लिया एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब एक ग्राफ बनाओगे। पहला ग्राफ देख लीजिएगा, मैं यहां पे बताते जाता हूं। पहला ग्राफ आप बनाएंगे जिसमें क्या क्या होगा। ठीक है, इसमें होगा आपका इन्वेस्टमेंट, इसमें होगा आपका कंजम्पशन, और इसी में आपका आ जाएगा एडी। क्या आ जाएगा, एडी एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, कैसा बनेगा बता दे रहा हूं, प्रैक्टिस ईमानदारी से कीजिएगा। ठीक है, देखो भाई, ये हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट, ये हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भैया 5 है, कंजम्पशन कितना है 15 है। ठीक है, तो अब ऐसी बात है कंजम्पशन ऊपर से होगा, तो यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, अज्यूम टू मान लेते हैं, यहां पे आपका कंजम्पशन हो गया, दैट्स कॉल्ड सी। ठीक है, अब हमें एडी बनाना है। एडी की शुरुआत कहां से हो रही है 20 से, कंजम्पशन के भी ऊपर से होगी। कंजम्पशन की शुरुआत 15 से हो रही थी, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत 5 से हो रही थी, तो इन्वेस्टमेंट नीचे,
उसके ऊपर कंजम्पशन की शुरुआत, और उसके ऊपर से शुरुआत होगी एडी की। ठीक है, चलो भाई हम एडी की शुरुआत करते हैं, और एडी आएगा कुछ ऐसा। दिस इज व्हाट वी कॉल एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। क्या होगा ये? सी प्लस आई। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलो अब आप देख रहे होगे ये हमारे कंजम्पशन को और हमारे एग्रीगेट डिमांड में जो गैप है सेम है। क्या है? सेम है। और भी थोड़ा अच्छे लैंग्वेज में कह दूं तो मेरा एडी कर्व पैरेलल है कंजम्पशन कर्व। दो लाइन पैरेलल कब होते हैं? जब दोनों के बीच का गैप सेम होता है, डिफरेंस सेम होता है। एडी और सी का डिफरेंस कौन है? आई। और आई क्या है? सेम। दैट्स व्हाई एडी हमेशा सी के क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। ये एकदम ओपन एंड बात है, इसमें कोई भी इफ बट नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इस जगह पे लेके आया कि ये चीज जानना जरूरी है कि कहानी कैसे एंड हो। बाकी आपको कंजम्पशन कर्व पता है, आपको सेविंग्स कर्व पता है। ठीक है, इसमें और कुछ भी इफ बट की बात नहीं है। इनकम कर्व आप ऑलरेडी 45 डिग्री पे जान चुके हैं कि हम बनाते हैं, क्योंकि एस इज इक्वल टू वाई होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें आप और एक्स्ट्रा फाइंड कर लीजिएगा। आप फाइंड कीजिएगा एपीसी, आप फाइंड कीजिएगा एपीएस, आप फाइंड कीजिएगा एमपीसी, आप फाइंड कीजिएगा एमपीएस। देख लीजिएगा दोनों को जोड़ जोड़ के 1 है कि नहीं। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कुछ ना कुछ गलती हो गई है, क्योंकि याद रख लीजिएगा ये कांस्टेंट होगा ही होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा ही होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा ही होगा। इन दोनों का डिफरेंस एस होगा, इन दोनों का डिफरेंस एस होगा ही होगा। मतलब ये चैप्टर अच्छा इतना ज्यादा पता है क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ना फिक्स्ड है, क्लियर है। ये होगा मतलब ये होगा, थोड़ा सा इधर जाएगा थोड़ा सा उधर जाएगा। आप मान लीजिए कि कुछ ना कुछ मिस्टेकन है। हाँ, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि थोड़ा इधर जाएगा उधर जाएगा तो वो भी वैलिड है, ऐसा नहीं कि वो चीज वैलिड नहीं। क्लियर? तो चलिए, ये कहानी आपकी यहीं तक थी। और कोई पॉइंट अगर बचा हो जो कि मेरे जहन में नहीं हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में इस पॉइंट को क्या करूंगा, कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ पॉइंटर्स, ऐसा नहीं कुछ पॉइंटर्स नहीं है। जैसे ये है कि सेविंग फंक्शन को कंजम्पशन फंक्शन से कैसे डिराइव करें। ठीक है, मतलब हम न्यूमेरिकल से कैसे डिराइव करें, ग्राफ से कैसे डिराइव करें। ठीक है, एपीएस, एपीसी, एमपीएस, एमपीसी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सम अप करने की कोशिश करेंगे। जो मेजर तगड़े पॉइंट्स थे वो यहीं तक क्या हो चुके हैं। क्लियर? क्या? तो चलिए, यहीं पे आपका एडी एंड इट्स कंपोनेंट्स होता है ओवर। सारे कॉन्सेप्ट्स उम्मीद है मैं आपको क्लियर कर चुका होऊंगा। कुछ डाउट होंगे तो आप प्लीज उन डाउट्स को करेक्ट कर लीजिएगा, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।